हेलो बच्चों, आज हम 7th स्टैंडर्ड के साइंस का चैप्टर 18 पढ़ेंगे, साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हमने आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश, हिंदी और मराठी के सबटाइटल्स जोड़े हैं। आप इन्हें सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर राइट साइड के कॉर्नर में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हमने देखा है कि आप में से 80% जो हमारी कंटेंट का आनंद लेते हैं, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है। हमारा गोल 100 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। इसलिए यदि आपको हमारा कंटेंट उपयोगी लगता है और आप फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। यह आपके लिए एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हमारे चैनल के लिए एक बड़ी छलांग है। और उन 20% लोगों को जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके समय के लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। उपरोक्त एग्जाम्पल्स से पता चलता है कि साउंड अलग अलग घटनाओं के कारण उत्पन्न होता है। कुछ एग्जाम्पल्स में साउंड किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होता है, जैसे कि बेल या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग्स या डायफ्राम, जबकि पटाखा फोड़ना, क्लैप करना, लाइटनिंग स्ट्राइक होना जैसे कुछ एग्जाम्पल्स में वाइब्रेशन एक्चुअली महसूस नहीं होती। हालांकि उन केसेस में भी वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। ये सभी वाइब्रेशंस एयर में पार्टिकल्स को उपलब्ध किए जाते हैं और साउंड उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कि जब किसी झील के शांत पानी में पत्थर फेंका जाता है, तो वेव्स पैदा होती हैं और झील के किनारे तक पहुंच जाती हैं। वाइब्रेशन इसी तरह एयर के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचते हैं और साउंड सुनाई देता है। आपने सीखा कि साउंड कैसे उत्पन्न होती है, ये किसी मीडियम से ट्रैवल करके हम तक कैसे पहुंचती है और हमें सुनाई देती है। आपने ये भी देखा है कि साउंड उत्पन्न करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन होना जरूरी है। इस लेसन में हम वाइब्रेशन, पिच, इंटेंसिटी और साउंड के लेवल के बारे में और जानेंगे। जब तानपुरा जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग्स को छेड़ा जाता है, तो स्ट्रिंग को वाइब्रेट होते हुए देखा जा सकता है, लेकिन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के दोनों एंड्स स्थिर रहते हैं। जैसे ही यह वाइब्रेट करता है, स्ट्रिंग सेंट्रल पोजीशन के एक तरफ चली जाती है और वापस सेंट्रल पोजीशन में आ जाती है। स्ट्रिंग की यह मोशन फिक्स्ड टाइम इंटरवल पर बार बार रिपीट होती है। ऐसी मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। यूज योर ब्रेन पावर। जब कोई सिंगर गाना शुरू करने से पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यून बजाता है, तो वो एक्चुअली में क्या करता है? वो ये सुनिश्चित करता है कि तानपुरा अपने स्ट्रिंग्स में टेंशन को एडजस्ट करके जरूरी नोट्स का प्रोडक्शन करेगा, यानी वह तानपुरा को ट्यून करता है। तबला प्लेयर तबला के डायफ्राम में टेंशन को एडजस्ट करने के लिए पेग्स को हिट करके तबला को ट्यून करता है। हारमोनियम प्लेयर पहले ही उस की का पता लगा लेता है जिसमें सिंगर गाना गाएगा। किसी इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने का मतलब यह एडजस्ट करना है कि तैयार की गई नोट्स की पिच कितनी हाई या लो होगी। किसी साउंड का पिच उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इंडियन म्यूजिक में म्यूजिक के नोट्स सा, रे, ग, म, प, ध, नी तेजी से हाई नोट्स की ओर बढ़ते हैं। साइंटिफिक टर्म्स में फ्रीक्वेंसी पिच का एक मेजर है। ऑलवेज रिमेंबर, साउंड किसी ऑब्जेक्ट के रेगुलर वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। जब तक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है, तब तक हम साउंड सुन सकते हैं। लेकिन जब हम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से टच करते हैं, तो वाइब्रेशन बंद हो जाती है और हमें साउंड सुनाई नहीं देती है। कभी कभी हम वाइब्रेशन को देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी वाइब्रेशन इतने माइन्यूट होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ऑसिलेटर, ऑसिलेशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। आपने बच्चों को गार्डन में झूले पर खेलते हुए देखा होगा। झूले की मोशन को ध्यान से देखो। किसी गार्डन में आराम कर रहे झूले के पास जाओ और उसके नीचे जमीन पर उसकी पोजीशन मार्क करो। इस मार्क को आप झूले की सेंट्रल पोजीशन कह सकते हैं। अब झूले को एक तरफ खींचो और छोड़ दो।
देखो ये कैसे झूलता है। जब यह अपने झूले के एक ओर से दूसरे ओर तक जाता है तो झूला बार बार सेंट्रल पोजीशन को क्रॉस करते हुए दिखाई देता है। एक झूला जो इस तरह आगे पीछे चलता है एक ऑसिलेटर है। जब झूला एक ओर से दूसरे ओर तक जाता है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आता है तो कहा जाता है कि उसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया है। किसी सेंट्रल पोजीशन के दोनों साइड्स ऑसिलेटर की आगे और पीछे की मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। एक खाली क्ले का कप या एक खाली स्टील का ग्लास ले। एक रबर बैंड को खींचकर पिक्चर में दिखाए गए कप या ग्लास पर लगा दो। अब रबर बैंड को झटका दो। इस एक्शन को कम या अधिक फोर्स लगाकर रिपीट करो। उसे निकलने वाले साउंड पर ध्यान दो। जब रबर बैंड को खींचकर छोड़ा जाता है तो ये वाइब्रेट करता है। जब रबर को ओरिजिनल पोजीशन ए से खींचकर पोजीशन बी पर लाया जाता है तो ये कर्व्ड दिखाई देता है। रबर को खींचने पर ओरिजिनल पोजीशन ए और पोजीशन बी के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस को वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कहा जाता है। जब रबर पर अधिक फोर्स लगाया जाता है तो यह और अधिक खींच जाता है, जिसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसे छोड़ने पर अधिक तेज आवाज उत्पन्न होती है। जब कम फोर्स लगाया जाता है तो रबर कम खींचता है। तब एम्पलीट्यूड छोटा होता है और साउंड भी धीमी होती है। लगभग आधा मीटर लंबा एक मजबूत थ्रेड ले। इसमें एक छोटी आयन या वुड की बॉल बांध दो और पिक्चर में दिखाए अनुसार इसे किसी सपोर्ट से लटका दो। ऐसे ऑसिलेटर को पेंडुलम कहा जाता है। पेंडुलम को ऑसिलेटरी मोशन दो। पेंडुलम की ओरिजिनल पोजीशन ए और एक्सट्रीम पोजीशन बी या सी के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस को ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कहा जाता है। पिक्चर में ए बी या एसी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है। क्या आप जानते हैं? एक फैला हुआ रबर फ्री होने पर अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। जब एक फैला हुआ रबर बैंड वाइब्रेट करता है तो इलास्टिसिटी कम होती है। जब पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा होता है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर असर करना जारी रखती है, जो उसे दूर झूलने पर वह फोर्स प्रोवाइड करता है जो उसे वापस सेंटर की ओर खींचता है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी। एक ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए एक ऑसिलेटर द्वारा आवश्यक टाइम को टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटर कहा जाता है। पिछली एक्टिविटी में ऑसिलेटर एक्सट्रीम पोजीशन बी से सेंट्रल पोजीशन ए और वहां से पोजीशन सी तक की डिस्टेंस तय करता है, फिर वापस ए पर और ए से बी तक। इस डिस्टेंस को तय करने के लिए ऑसिलेटर को आवश्यक टाइम बी ए बी ऑसिलेटर के ऑसिलेशन की टाइम पीरियड है। एक ऑसिलेटर द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए ऑसिलेशंस की नंबर्स को ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 अपॉन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में होने वाले ऑसिलेशंस की संख्या है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन होता है। 100 हर्ट्ज का अर्थ है 1 सेकंड में 100 ऑसिलेशंस। ट्राई दिस। एक प्लास्टिक रूलर ले और उसके एक एंड को टेबल पर दबाकर रखे, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, ताकि रूलर का एक बड़ा हिस्सा टेबल से दूर रहे। अब अपने फ्रेंड से रूलर के फ्री एंड को नीचे दबाने और उसे छोड़ने के लिए कहो। देखो क्या होता है। अब रूलर को टेबल पर 10 सेंटीमीटर और खींच लो और यही एक्टिविटी रिपीट करो। पहली और दूसरी साउंड में डिफरेंस सुने। साउंड्स की फ्रीक्वेंसी और पिच में डिफरेंस पर ध्यान दे। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दे कि रूलर के फ्री हिस्से की लेंथ को थोड़ा थोड़ा करके कम करने से क्या होता है। ट्राई दिस। थ्रेड की लंबाई सेंटीमीटर में मापो और इसे नोट कर लो। बॉब को किसी सपोर्ट से इंडिपेंडेंटली लटका दो। अब पेंडुलम को घुमाएं और स्टॉप वॉच की मदद से रिकॉर्ड करें कि 20 ऑसिलेशंस के लिए कितने सेकंड्स की आवश्यकता है। इस प्रोसेस को 4 या 5 बार रिपीट करें। हर बार पेंडुलम की लंबाई 10 सेंटीमीटर कम करें। अपने ऑब्जर्वेशंस को निम्नलिखित टेबल में रिकॉर्ड करें।
दिए गए फॉर्मूला का उपयोग करके ऑसिलेशन की टाइम पीरियड और पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें। अब पेंडुलम की लंबाई 30 सेंटीमीटर तय रखें, लेकिन एम्पलीट्यूड बदलते हुए प्रत्येक एग्जाम्पल में 20 ऑसिलेशंस के लिए आवश्यक टाइम मापें। हर केस में पेंडुलम के ऑसिलेशन की टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का अनुमान लगाएं। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित टेबल का उपयोग करें। ऑसिलेशन की टाइम पीरियड बॉब की लंबाई पर निर्भर करती है। यदि बॉब की लंबाई बढ़ा दी जाए तो ऑसिलेशन की टाइम पीरियड बढ़ जाती है। एम्पलीट्यूड घटने या बढ़ने पर भी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड। कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा लें और उसकी सतह के चारों ओर एक रबर बैंड सुरक्षित रूप से लपेटें। अब रबर बैंड के नीचे एक स्केच पेन डालें और रबर बैंड को हल्के से खींचें। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? देखें कि रबर बैंड वाइब्रेट करता है या नहीं। अब रबर बैंड में टेंशन को बदलने के लिए स्केच पेन की स्थिति को एडजस्ट करें और इसे फिर से खींचें। आवाज सुनें और उसके वाइब्रेशन को देखें। इसकी फ्रीक्वेंसी में आपको जो अंतर महसूस हो रहा है उस पर ध्यान दें। इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? जब वायर में टेंशन बढ़ाया जाता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई देखी जाती है, और जब टेंशन कम किया जाता है तो फ्रीक्वेंसी भी घटती हुई देखी जाती है। इसे ही साउंड का हाई और लो पिच कहा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल। साउंड की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को दो शब्दों अर्थात साउंड की इंटेंसिटी और साउंड लेवल से दिखाया जाता है। साउंड लेवल साउंड की इंटेंसिटी है जो हमारे कानों द्वारा महसूस की जाती है। साउंड की इंटेंसिटी वाइब्रेशंस के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होती है। उदाहरण के लिए, यदि एम्पलीट्यूड 2 गुना कर दिया जाए तो साउंड की इंटेंसिटी 4 गुना हो जाती है। डेसिबल साउंड लेवल मापने की यूनिट है। साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के काम के सम्मान में इसका नाम डेसिबल रखा गया। साउंड लेवल का मैग्नीट्यूड डेसिबल मैथमेटिकल फॉर्मूला का उपयोग करके साउंड की इंटेंसिटी से निकाला जा सकता है। जब साउंड की इंटेंसिटी ओरिजिनल से 10 गुना हो जाती है तो साउंड का लेवल 10 डेसिबल बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं? ऑडिबल साउंड की शुरुआत 0 डेसिबल से होती है। नॉर्मल ब्रेथ 10 डेसिबल्स, 5 मीटर दूर से विस्पर 30 डेसिबल्स, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन 60 डेसिबल्स, हेवी ट्रैफिक 70 डेसिबल्स, कॉमन फैक्ट्री 80 डेसिबल्स, जेट इंजन 130 डेसिबल्स। एयर स्प्लिटिंग साउंड का आरंभ 120 डेसिबल्स से शुरू होता है। 1000 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी और 100 डेसिबल्स से अधिक लेवल की साउंड से कानों पर थोड़ी देर असर होता है। इसके परिणाम स्वरूप आप थोड़ी देर के लिए बहरे हो सकते हैं। एयरप्लेन के इंजन के पास काम करने वाले एम्प्लॉइज इसका अनुभव करते हैं। ऑडिबल साउंड इंसानों को सुनाई देने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। हम केवल इस फ्रीक्वेंसी रेंज में साउंड सुन सकते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड। एक ऑसिलेटर ले और एक ऑसिलेटर घुमाएं जो 1 सेकंड में 3 से 4 ऑसिलेशंस करता है, और इससे होने वाली किसी भी साउंड को ध्यान से सुनें। ऑसिलेटर 1 सेकंड में 3 से 4 ऑसिलेशंस करता है, इसका मतलब है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी 3 से 4 हर्ट्ज है। इंसान 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की साउंड नहीं सुन सकता। उपरोक्त सभी एग्जाम्पल्स में ऑसिलेशंस तो हुए, लेकिन कोई साउंड नहीं सुनाई दी। इसका मतलब है कि यह साउंड 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की है। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड्स कुछ एनिमल्स अर्थात व्हेल, एलिफेंट और राइनो द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड 20,000 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। ऐसी साउंड्स इंसान नहीं सुन सकते। हालांकि कुछ एनिमल्स, उदाहरण के लिए डॉग, डॉल्फिन और बैट ऐसी साउंड्स सुन सकते हैं। यूसेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। नाजुक ज्वेलरी और वॉच के छोटे पार्ट्स को साफ करने के लिए, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का एग्जामिन करने के लिए,
ब्रेन में ट्यूमर का पता लगाने के लिए किसी मेटल में डिफेक्ट्स का पता लगाना, रेडा सिस्टम में कुछ बैक्टीरिया और इंसेक्ट्स को मारने के लिए सोना का उपयोग सी फ्लो या शिप की पोजीशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं साउंड की पिच का सीधा संबंध साउंड की फ्रीक्वेंसी से होता है। साथ में दिए गए ग्राफ से हमें साउंड की फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। ये चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने एरोमाइट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके आगे के लेसन देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।